ये तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7 पे बात करेंगे और इसमें हम लोग काम करेंगे अभी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। तो अभी हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग के ऊपर हम लोग को काम करना है। इसमें सबसे पहले डायग्राम पे बात करेंगे कि डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो डायग्राम ऐसा कुछ कर रहे हैं सर्कुलर रिंग का। ये आपका एक सर्कुलर रिंग हम बना दिए और Q अमाउंट का चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। Q अमाउंट का चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। मतलब जब हम इसका एक्सप्रेशन पे काम करेंगे तो एक्सप्रेशन पे हम लोग को ये काम है, और इस जो रिंग है इस रिंग का अपना रेडियस है, ये रेडियस अपना r है, दैट इज कांस्टेंट फिक्स्ड रेडियस r। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the circular ring having radius r, रेडियस r, इसका रेडियस r है। और हम लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे x डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। x डिस्टेंस दूरी पे क्वांटिटी कंसीडर कर लिए और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो लेक्चर नंबर 6 में आपको बताए थे कि भैया अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है 1/4πε0q/r²। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो सबसे पहला हमको यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट माने, इस स्मॉल एलिमेंट का अपना लेंथ भी है और अपना चार्ज भी है। तो मान लीजिए dq बी द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है वो मेरा क्या है, dq है। अब यहां से r डिस्टेंस दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। r डिस्टेंस दूरी पे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको p पॉइंट पे फाइंड करना है। यहां एंगल बन रहा है थीटा और यहां चार्ज है dq, ये डिस्टेंस मान लीजिए r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो ये भी प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमको यहाँ यूनिट पॉजिटिव लेना पड़ता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। अगर ये निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसको अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट की तरफ लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम लोग चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो यहाँ पे ऐसे हम लोग ले रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट का है तो ये DE है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो दो कंपोनेंट में तो रिजॉल्व होगा, तो दो कंपोनेंट इसका ले लेते हैं, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में। ये लाइन ऐसे आगे प्रोड्यूस किए हो और ये लाइन ऐसे आगे प्रोड्यूस, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो थीटा के नजदीक वाला कंपोनेंट बन गया DE cos थीटा और थीटा से दूर वाला बन गया DE sin थीटा। ऐसे रिजॉल्व कर लिए। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग। तो इसका जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब नीचे एक और स्मॉल एलिमेंट हम लोग उतना ही कंसीडर कर सकते हैं, dq।
और यहां से r डिस्टेंस दूरी पे जाकर के पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्टेड है। तो दोनों कंडीशन में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। मतलब समझना है तो मान लीजिए ये आपका एक रिंग हो गया, इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का बाद। तो मान लीजिए कि ये जो अपना पाम को हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो जो टचिंग पॉइंट है वो आप समझोगे कि डीक्यू है, मतलब स्मॉल एलिमेंट। ऊपर भी डीक्यू ले लिए, नीचे भी डीक्यू ले लिए। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, दैट इज एंगल, ठीक है। अब बीच में रिंग को अगर हम घुमाते रहेंगे तब पर भी ये एंगल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, अब ये स्मॉल एलिमेंट ऊपर लिए नीचे लिए थीटा सेम, फिर अगर इसको ऐसे करके घुमा दिए तो एंगल अगर हम ऊपर लिए नीचे लिए फिर थीटा सेम। मतलब कि स्मॉल एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट आप कहीं भी कंसीडर करोगे तो थीटा सेम हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में समझोगे बात को, ऊपर लिए तो ऊपर स्मॉल एलिमेंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है थीटा। सब लोग मेरे हाथ को देखोगे, यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। अब कोई एक आदमी इस रिंग को अगर घुमाना स्टार्ट किया इसके बीच में, तो अलग अलग पोर्शन पे ये हाथ टच करेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल जो देख रहे हो जिसको अभी हम हिला रहे हैं, ये वाला एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये r डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा अपने जगह पे अगर इसको घुमाते रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ इस डेरिवेशन में क्या क्या कांस्टेंट है। तो हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस भी यहाँ से कांस्टेंट है, थीटा भी फिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे dq चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब इसे स्मॉल एलिमेंट का बात होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से ले लिए। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो फिर से डी कॉस और यहाँ पे क्या हो गया डी साइन। मतलब हर एक एलिमेंट का डी साइन थीटा एक दूसरे को अपोज कर, ये कैंसिल हो जाएगा। डी कॉस पे हम लोग अपना कैलकुलेशन सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इज गिवन बाय, तो क्या निकलने वाला है ये चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये निकालेंगे ऐसे, DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है तो DQ, और डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक का क्या है तो R, तो R का स्क्वायर। अब यहां से एक इक्वेशन 1 हो गया, DE इज रिजॉल्व, वेक्टर क्वांटिटी से रिजॉल्व हो रहा है, D इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में आपका DE टूटा। पहला यहाँ पे हो गया DE cos थीटा और दूसरा हो गया आपका DE sin थीटा। और आप डायग्राम में देख रहे हो कि DE sin थीटा हर एक एलिमेंट का एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन DE cos थीटा का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे DE sin थीटा जो हो गया, दिस इज कैंसल्ड फॉर ईच स्मॉल एलिमेंट, प्रत्येक स्मॉल एलिमेंट के लिए DE cos थीटा कैंसिल हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए DE cos थीटा रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेगा। तो हमको जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू होल रिंग, पूरा होल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे E लिखेंगे और इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन तो DE cos थीटा, क्योंकि उसी के अलोंग हम लोग निकाल रहे हैं, तो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब DE का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो इंटीग्रेशन DE का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ठीक है। DQ इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारा DQ 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 मिल करके क्या बन जाएगा, तो बहुत सारा DQ DQ मिल करके ये Q बन जाएगा, क्योंकि
क्यू अमाउंट का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल। और इस डेरिवेशन में आपको पता है क्या क्या कांस्टेंट है। इन दिस केस, इस केस में कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक्स एंड थीटा आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो जितना कांस्टेंट है सब बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बाहर निकल गया, तो हम लोग का निकल गया 1/4πε0 बाहर निकल गया, इनटू cos थीटा बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाहर निकल गया, खाली क्या बचा dq। अब बहुत सारा dq को मिला करके, स्मॉल dq को मिला करके क्या बनने वाला है, तो कैपिटल Q बनने वाला है। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q कैपिटल वाला, क्योंकि टोटल चार्ज यही डिस्ट्रीब्यूटेड, dq का इंटीग्रेशन यहाँ पे कैपिटल Q। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/4πε0 r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल करके पुट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम O रख देते हैं, ये तो P है ही, और इसका नाम, इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOP cos थीटा, तो ये होता है B/H। तो बेस का काम कौन करेगा, तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, जो बचा सो बेस। तो बेस x है और हाइपोटेनस r है, तो x/r निकल गया, ये थीटा का वैल्यू इधर निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए, cos थीटा का वैल्यू। तो यहाँ cos थीटा के जगह पे पुट कर लेंगे कितना, x डिवाइडेड बाय r इंटू Q। कैपिटल Q कहाँ आ गया, तो ये dq का इंटीग्रेशन हम लोग कैपिटल Q, cos थीटा का वैल्यू लिख दिए। अब अरेंज कर लेते हैं, 1/4πε0 इंटू QX और डिवाइडेड बाय R इंटू R स्क्वायर, तो R का पावर Q, ठीक है। इसको और हम लोग टर्म में लिख सकते हैं, इस R का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये निकल गया। यहाँ R का वैल्यू भी डाल देंगे हम लोग, और जैसे R का वैल्यू डाल देंगे तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, उसको थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग फिर से आते हैं इसमें, इन राइट ट्रायंगल AOP में आते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे क्या, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट वाला, ये बेस है। ऐसा तो r का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन, तो हम लोग मान लो ये e का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पीछे हम लोग इक्वेशन कंसिडर किए थे 1, इसको आप कर लो 2, और ये हम लोग का हो गया 3। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 3। जैसे पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू QX डिवाइडेड बाई R के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, छोटा r के जगह, तो ये पुट करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 3, ठीक है। R के जगह हम ये रूट वाला वैल्यू डाल दिए, पावर 3। इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या रिजल्ट था, तो 1/4πε0 इंटू QX डिवाइडेड बाई, रूट को हटाओगे तो क्या लिखोगे, तो पावर 1/2 लिखेंगे, रूट को हटाएं तो पावर 1/2, और होल का पावर यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या बचेगा, तो फाइनल आंसर ये बचा 1/4πε0 इंटू QX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये आपका निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल रिंग एट पॉइंट P, x डिस्टेंस, ये तो निकल। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस का अगर हम लोग बात करें, तो स्पेशल केसेस का बात करेंगे
तो ये ध्यान में रखोगे। थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, बार बार बोल रहे थीटा कांस्टेंट है। बुक में थीटा कांस्टेंट नहीं लेकर के भी ये डीएल लेंथ हो गया, हम डीक्यू को इंटीग्रेट करके क्यू बनाए हैं। बुक में डीक्यू को बदल करके लैम्डा इंटू डीएल लिख देगा, लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। रिजल्ट आपका यही आएगा। ठीक है, तरीका अलग अलग बनाने का। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस क्या आते हैं कि डिस्टेंसेस को चेंज करने से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, स्पेशल केस में हम लोग आते हैं, हो गया रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। स्पेशल केस में पॉइंट्स बना के लिखते जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ का बात करेंगे। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1 कि अगर पॉइंट P काफी दूर है, ठीक है, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, तो दैट इज इसमें क्या कंडीशन चला कि x आपका बहुत बड़ा हो गया, किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में, तो r तो ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो गया। तो ये जो इक्वेशन 1 2 3 तक माने ये फाइनल इक्वेशन जो मेरा 4 है, इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। चूंकि r बहुत छोटा है तो r का स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो इस कैलकुलेशन में r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, आर स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हटाएंगे तो इक्वेशन 4 में क्या था, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि आर स्क्वायर नेग्लेक्ट करने बोल रहे हैं इक्वेशन 4 से। कारण है कि हम कंडीशन क्या लिए, पॉइंट P बहुत दूर है। जब ये x बहुत दूर हो जाएगा, जब तुम काफी दूर हो जाओगे तो x बहुत बड़ा हो जाएगा इस रेडियस के कंपैरिजन में, तब क्या रिजल्ट आ रहा है, तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और पावर 3/2, ये तो नेग्लेक्ट हो गया छोटा होने के कारण, एक्स स्क्वायर इसका पावर 3/2, तो ये 2 2 कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3। तो अब यहाँ x से x को काटो, एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, तो रिजल्ट आया E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आया और ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो भैया ये किसका फार्मूला है, तो आपका ये फार्मूला वैसा है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज q है और x डिस्टेंस दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ रहा है तो यही फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मतलब ये पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है और ये भी फार्मूला उसी के जैसा आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर और आप इसके सेंटर से काफी दूर जाके खड़े हो, तो ये पूरा रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको कैसा समझ में आएगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है, कैसा समझ में आएगा, पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा बात, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि मान लो कि हमारे सामने तुम खड़े हो, मेरे पूरे बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तुम मेरे फ्रंट में खड़े हो 1 मीटर दूरी पे, तो तुमको दिखेगा 1 सेंटीमीटर के दूरी पे खड़े हो, 2 सेंटीमीटर के दूरी पे खड़े हो। अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, उतने डिस्टेंस से खड़ा होकर के अगर मेरे बॉडी पे देखोगे तो तुम्हारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। लेकिन अगर हम तुमको 1 किलोमीटर दूरी पे खड़ा कर दे अपने से, तो मेरे ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुमको पता नहीं चलेगा, लगेगा पूरा बॉडी है वो छोटा सा। अब मान लो 10 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर देंगे तो मेरा बॉडी का हाइट तुमको क्या लगेगा, एकदम छोटा, ठीक है, लगेगा बॉल के जैसा, पॉकेट में भर लेंगे। तो जब मेरा पूरा बॉडी है तुमको एक बॉल के जैसा नजर आएगा एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, मेरे से काफी दूर खड़े हो जाओगे। तुम खड़ा है 10 तल्ला बिल्डिंग के टॉप पे और हम खड़े हैं नीचे, सोच लो कितना हाइट का बात कर रहे हैं। उसमें मेरा बॉडी तुमको कैसा नजर आएगा, बहुत छोटा नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे बॉडी के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे नजर आएगा कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो आपको लगेगा क्या कि ये बॉडी कैसा है, पॉइंट चार्ज है। तो यही कंडीशन मेरे पास आया कि इफ पॉइंट P इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर देन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज।
ठीक है। तो एट दिस कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर शो करेगा। क्लियर? ये स्पेशल केसेस नंबर 1 है। अब अगर मान लो कोई बोला कि हाँ काफी दूर खड़े हो गए यार, अब इसको उठा के अगर हम यहां पे रख देंगे, ठीक है, सेंटर पे उठा के लेके आ जाते हैं, यहां अगर रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स जो हो गया वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आए? सरकमफेरेंस पे रख दिया पॉइंट, तो क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा उसको देख लो। x जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? r में। तो यहाँ r का स्क्वायर लिखोगे, ऊपर में भी r लिखोगे, तो r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, तो 2 तो कट जाएगा, ऊपर एक r है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो कैलकुलेशन करोगे तो r के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का देगा अगर रिंग के सरकमफेरेंस पे खड़े हो। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आते जाओगे x का वैल्यू घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे देखो ये क्या बता रहा है, x का वैल्यू बहुत दूर खड़े हैं तो x से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे वैसे वैसे x का वैल्यू घटता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नजदीक आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है सरकमफेरेंस पे मैक्सिमम, क्योंकि सारा चीज r के टर्म में आ जाएगा। और कांस्टेंट के टर्म में जब कोई फार्मूला निकलता है, कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में जब कोई फार्मूला निकलता है तो वो वैल्यू को फिजिक्स में मैक्सिमम वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, लेकिन जैसे ही अंदर आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रास्टिकली चेंज। अब लग रहा कि अंदर आएंगे, इधर नजदीक आ रहे, बढ़ते जा रहे यहाँ मैक्सिमम, और अचानक से जब अंदर घुसना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 5 में। उसमें आपको बताया था कि रिंग है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलना बंद हो जाएगा, घटने लगेगा। सेंटर पे जैसे आके खड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। कारण क्या है कि अगर इस पॉइंट P को उठा के सेंटर पे रख दिए तो ये x का वैल्यू तुम्हारा घट के क्या हो गया 0। जैसे x के जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो सेकंड केस हम लोग का वही है, एट सेंटर पे निकालते हैं। पीक वैल्यू तो आपको पता चल गया, कितना डिस्टेंस पे पीक वैल्यू आपको मिलेगा वो भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड केस में काफी इंटरेस्टिंग केस है। फिर वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। पहला रिजल्ट तो ये हो गया, इसमें e जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x स्क्वायर का, मतलब x अगर बढ़ते जाएगा तो e घटते जाएगा, वो भी लीनियर नहीं, कर्व लाइन आएगा। ठीक, अब आ जाओ सेकंड स्पेशल केस नंबर सेकंड में, एट सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पे अगर आते हो तो रिंग के सेंटर पे आते हो तो x का वैल्यू क्या होता है 0, देन x इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट P को उठा के तुम बोल रहे हो सेंटर पे लाके रखेंगे तो x का वैल्यू 0, x is equals to 0, तो पुट x is equals to 0 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। 4 इक्वेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, q into x था, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 था, और हमको x के जगह 0 पुट करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर दोगे तो 0 ही मिलेगा, 3/2, मतलब कि 0 से गुना हो गया, मतलब पूरा टर्म 0 आ गया। तो सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला 0। ठीक है, तो दो रिजल्ट निकल। तीसरा जो सबसे अहम रिजल्ट का बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा डेरिवेशन में न्यूमेरिकल से उठा के तुमसे क्या पूछ सकता है कि एक रिंग है आपके पास, उसका रेडियस r है, q अमाउंट का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता है ये आईआईटीज का। ठीक है, अचानक से इतना बड़ा डेरिवेशन में से उठा के, और आजकल ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा भैया सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं था, न्यूमेरिकल से ज्यादा हो गया। यार ये डेरिवेशन का पार्ट ही है जो बीच से उठा के तुमसे पूछ दिया कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अभी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर P से और ज्यादा दूर गए तो एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर शो करने वो निकाल लिया, सेंटर पे निकालनी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा,
पी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे तो यार 0 हो गया, तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये फार्मूला हमको बता रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस नजदीक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पीक वैल्यू तो होना चाहिए, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। और जैसे आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के चेंजिंग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो भैया अगर कोई चीज फिजिक्स में बोल दे कि मैक्सिमम है, ये किस कंडीशन में ये मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम मींस कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू का बात हो रहा है, क्योंकि किसी एक फिक्स वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। जब फिक्स वैल्यू का बात होता है तो फिक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग के पास क्या होता है, 0। एंड द नेक्स्ट कंडीशन 1 इज, ये तो आपका स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 2, रिजल्ट को आप ध्यान में रखोगे। हम रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा छोटा ग्राफ बनाने में मदद होगा। पहला स्पेशल केसेस हम लोग पढ़े कि x बहुत दूर हो गया r से, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दूसरा, जब हम सेंटर पे आके खड़े हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि x बराबर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको मिला 0। ये दो केसेस होंगे ग्राफ के लिए। थर्ड, हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमको कहाँ मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, ये देखना होगा कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है। तो थर्ड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग के एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर से कौन सा पॉइंट पे, क्योंकि रिंग के सेंटर पे तो 0 हो गया, कौन सा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे x डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। सेंटर पे 0 पता कर लिए, बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, घटते घटते अगर तुम इन्फिनिटी पे चल गए, इन्फिनिटी मतलब इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का दायरा है, उस दायरा से अगर तुम पार चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप इसी कंडीशन में इन्फिनिटी पुट कर लो तो इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको मैक्सिमम का कंडीशन पे बात करना है, और मैक्सिमम का कंडीशन पे बात करना है कि E इज मैक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, E इक्वल्स टू मैक्स, और E किस पे डिपेंड कर रहा है, x का वैल्यू पे। x चेंज करोगे तो E भी चेंज करेगा। तो जब E मैक्सिमम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट d/dx इज इक्वल्स टू 0। E मैक्स का मतलब हो गया एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। अब ये E का वैल्यू भाई साहब हम निकाल लेते हैं। E का वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 4 में हम यूज किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये निकाले। तो भैया इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो q तो कांस्टेंट है यार, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो बचा क्या d/dx, और ये बच गया यार ऊपर में x, नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्योंकि नंबर 1 स्पेशल केसेस में हमारा क्या हो गया, x अगर हम चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, x तो मेरा फिक्स ही है, लेकिन अगर x हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट मिलेगा। तो इनटू वाला चीज कांस्टेंट डिवाइड बाहर निकालेंगे तो कैंसिल, खत्म। तो d/dx ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला पूरा टर्म 0 के बराबर होगा, x/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, u/v रूल लगाएंगे, u/v डिफरेंशिएशन का u/v रूल आपको पता है, बायो वाले स्टूडेंट जो है u/v रूल मतलब कि क्यूसेंट रूल, d/dx हम लोग करते थे, u/v करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, v का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन u का, फिर माइनस u को कांस्टेंट डिफरेंशिएशन v का,
और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। बस यही फार्मूला को इस्तेमाल यहाँ कर लेना। आगे तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इसके जगह कोई नंबर है, तुमको पता है कि 1/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों भी कुछ वैल्यू होगा, ये एक नंबर आएगा, नंबर को नंबर से डिवाइड कर देंगे, या वो 0 है ऊपर में तो आंसर 0 आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट बोलते हैं क्यूसेंट रूल। क्यूसेंट रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कैसे, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो पहले v को कांस्टेंट r स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, u का u की जगह x है, फिर डिवाइडेड बाई, फिर एक बार x को कांस्टेंट d बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला में तोड़ दिया, ऊपर u नीचे v, एक बार हमने रखा v को कांस्टेंट डिफरेंशिएशन u का यानी x का, फिर माइनस एक बार x को कांस्टेंट रख रहे डिफरेंशिएशन इसका डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, इसी के रूल पे बनाए इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये क्रॉस करेंगे इसके साथ इनटू करेंगे तो 0 मिलने वाला है, 0 मिलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इधर हम लोग देखते हैं, फार्मूला हम रख कर रहे हैं। अब ये टर्म रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, अब यहाँ से माइनस का साइन x, अब यहाँ पावर वाला टर्म पहले इनटू में आएगा, r तो कांस्टेंट वैल्यू, पावर वाला टर्म कांस्टेंट में आएगा, यानी कि पावर वाला टर्म इनटू में आएगा, तो यहाँ पे 3/2 पावर वाला टर्म इनटू में आ गया, पावर में एक माइनस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और टू दी पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 1, ठीक है, पावर वाला टर्म इनटू में आ गया, पावर में एक माइनस, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और अब ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो r तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इस x का डिफरेंशिएशन करोगे x स्क्वायर का तो 2x हो गया। अब ये डिवाइड वाला टर्म तो इधर जाके 0 हो चुका है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, गुना कर दोगे तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर कितना 3/2 इंटू 1, तो यही चीज आ जाएगा, और यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो 3x/2, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम 2, 3 माइनस 2 और इनटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x, ये अंदर वाला कैसे आ गया, फिर से बोल रहे हैं, पावर वाला टर्म इनटू में लिखी तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट लिख लिया, पावर वाला टर्म इनटू में आ गया, पावर में एक माइनस हो गया, फिर ये बेस का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, बेस में तुम्हारा आर स्क्वायर है, ये तो फिक्स है, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल्स टर्म है, कोई भी आदमी ये डिस्टेंस को फिक्स रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, तो इज इक्वल्स टू 0, ये चेंज करते जा रहे हैं, तो 2 से 2 को काट दिए, ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया, इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला पूरा चीज को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, तो जैसे ही इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 3x गुना x, x का स्क्वायर, ये माइनस वाला को हम इज इक्वल्स टू को उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस जो हो गया वो प्लस में आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जो बचा सो लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इंटू वाला चीज डिवाइड में आ जाएगा, ये इंटू वाला डिवाइड में आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, और नीचे आ गया तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला ऊपर ले जाओ पावर माइनस हो जाएगा, तो नीचे वाला जब पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं, तो ये आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर तो प्लस में है, और नीचे वाला ऊपर गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो गया -1/2, और बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो, लेकिन साइन माइनस का है तो घटेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो गया 3/2 और -1/2, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 3 में से 1, तो 3 में से 1 गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हो गया घटाओगे 2/2 कट गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ रहा है, 3x स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
अब हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x² प्लस इधर आ गया तो माइनस, और ये हो गया r², तो घटाएंगे तो 2x² हो जाएगा इज इक्वल्स टू r², तो x² इज इक्वल्स टू r² डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद जब इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो मतलब मैग्नीट्यूड प्लस माइनस, मतलब रिंग के आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और रिंग के पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसीलिए आगे मतलब प्लस और पीछे मतलब माइनस, r²/2, स्क्वायर हटाएं रूट चढ़ा, तो डिस्टेंस आ गया प्लस माइनस r/√2। एट दिस डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, एट दिस डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम। अब ये तीन केस मिला के ग्राफ ड्रॉ करना है। सेंटर पे 0 है, सेंटर से जैसे ही आगे बढ़ने लगेंगे तो x लेंथ काम करना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते काफी दूर चल जाएगा। और कौन सा डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम होगा, तो r/√2, प्लस भी और माइनस भी, फ्रंट साइड भी प्लस मतलब और पीछे साइड। तो इसका जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ पे बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये डिस्टेंस होगी, ये ओरिजिन हो गया, प्लस भी इधर माइनस भी। तो हम लेते हैं कि x, जब इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल्स टू प्लस r/√2 होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गया अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब ई मैक्सिमम, इस डिस्टेंस में मैक्सिमम। और ग्राफ ई सेंटर है, सेंटर पे 0 था, तो सेंटर पे 0। अब धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, x बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। पहले सेंटर से क्या हो गया, सेंटर पे 0, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ोगे, कुछ डिस्टेंस, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। किस पॉइंट पे, रेडियस को √2 से डिवाइड कर दो, जो भी रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो ये डिस्टेंस है, ग्राफ में मान लेते हैं मैक्सिमम। ये लाइन तुम्हारा कर्व ही रहेगा, x² का फंक्शन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिया। उसके बाद मैक्सिमम वाला पॉइंट के बाद, ये मैक्सिमम तो आ गया, मैक्सिमम वाला पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटना स्टार्ट करेगा, घटते 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 ऐसे पाई पैरेलल कर दिए, इंफिनिटी पे कहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू q/x² आया था जब x बहुत ज्यादा था r से। अगर x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी ले लेते हैं, इंफिनिटी पॉइंट, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू q/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0। मतलब लाइन इसीलिए पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर दी, मतलब इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम होने का कंडीशन हो गया 0। और 0 से लेके इस डिस्टेंस तक ये बढ़ेगा, पीक वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद इस डिस्टेंस के बाद जब आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये फॉर्मूला चालू हो जाएगा, r/2 से जब आगे बढ़े, r/√2 से जब आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये कंडीशन चला कि x बहुत ज्यादा होने लगा, किससे, r से, तब ये वाला कंडीशन चालू होगा कि जैसे x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगे इंफिनिटी पे जाएगा। ये तो पॉजिटिव साइड हो गया, यही काम तो नेगेटिव साइड भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों, फ्रंट में भी और पीछे भी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। तो जितना डिस्टेंस हम इधर प्लस में लिए उतना ही डिस्टेंस हमको इधर माइनस में लेना है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x इज इक्वल्स टू -r/√2, ये डिस्टेंस। और जितना हाइट ऊपर लिए उतना ही हाइट आपको नीचे लेना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम होने का कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और इंफिनिटी पे ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम और ऐसे ऐसे। तो ये पूरा का पूरा एक स्मार्ट ग्राफ बन गया इसका। दिस इज द ग्राफ ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ये पूरा फुल डेरिवेशन जब हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है,
तो जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो एक जगह लिखे थे क्या क्या कांस्टेंट था यहाँ पे, इस पूरा फिगर के लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या था, छोटा वाला r फिक्स था यहाँ से यहाँ, ये वाला r भी फिक्स था, ठीक है, कैपिटल R रिंग का, थीटा भी फिक्स था, हम लोग इसलिए लिए थे क्योंकि ये दोनों मेरा हाथ टच है यहाँ पे, ऐसे फिंगर टच है, ऐसे फिंगर यहाँ ऐसे टच है। अब बीच में इस रिंग को अगर हम घुमाते भी रहेंगे तो ये एंगल में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। बीच में रिंग अगर मान लो ऐसे हम रखे हैं, अब बीच में कोई एक आदमी जो है इस रिंग को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, ठीक है, तो ये थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो थीटा भी मेरा कांस्टेंट हो गया। और जब हम स्पेशल केस निकाले, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम एक्स को भी फिक्स रखे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको स्पेशल केसेस में कन्वर्ट किए तो लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के अनुसार चेंज करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली तीन चीज जो हो गया इस डेरिवेशन में क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीन चीज बेसिकली कांस्टेंट है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में अभी हम लोग डी क्यू का इंटीग्रेशन करके क्यू बनाए, कोई ये स्मॉल लेंथ लेगा डीएल और उसका इंटीग्रेशन करके तुम्हारा बना देगा, रिजल्ट सब सेम आएगा, अपना अपना तरीका बनाने का, दोनों में से कोई अडॉप्ट कर सकते हो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग एंड विथ स्पेशल केसेस। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल का निकालना है, क्वाड्रेंट का निकालना है, एक वायर के एंड पॉइंट पे निकालना है, क्लॉक का न्यूमेरिकल्स बनाना है। तो इसी तरह से लगातार हम वीडियोस डालेंगे ताकि ये आपका नीट और आईआईटीज एग्जाम के कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड जितना भी सवाल क्रिएट होगा सब का सब बन जाएगा। नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पानी जैसा बना दोगे, और फिर बाकी आईआईटीज वाईआईटीज का जो क्वेश्चन है बनेगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना है, कैसे आप निकाल रहे हो। तो एक तो हम आपको बताया लाइन चार्ज का, आपको बता दें रिंग का सेंटर पे कहाँ मैक्सिमम होगा क्या होगा, और रिंग पे हम ये बता रहे कि ये तीनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। शुरुआत में हम बोले थे कि एक्स भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग लिए हैं, तो जब हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्टेड थे, ठीक है, उस वक्त ये एक्स भी फिक्स है, आर भी फिक्स है और ये भी आर फिक्स है। लेकिन जब हम स्पेशल केसेस निकालने के ऊपर आए तो हम तो ये पॉइंट पी को कभी नजदीक ला रहे हैं कभी दूर ला रहे हैं, तो इसमें तो ये चेंज कर, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 4 वाला फार्मूला जो निकाले थे, ये वाला बोल रहे हैं कि जब हम ये फार्मूला निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2, जब ये डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे इसका मेन डेरिवेशन, तो हम p पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे। उस कंडीशन में तुम ही सोचो कि x भी फिक्स है, कैपिटल R भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है, थीटा भी मेरा फिक्स हो गया, थीटा फिक्स हो गया, बार बार हम बोल रहे हैं थीटा फिक्स, क्योंकि ये मेरा एक डीक्यू वाला पाम है, ये भी डीक्यू वाला पाम है, और ये एक तेरा थीटा हो गया। अब बीच में कोई आदमी आकर के इस रिंग को अगर घुमाएगा भी तो ये बीच का जो एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सब चीज का, मतलब समझ में आ रहा सब। ऐसे ये अब हम बोल रहे हैं कोई आदमी आया और रिंग को घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके रिंग घुमा रहा है, रिंग घुमा रहा है, लेकिन थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। रिंग घुमाएगा, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बीच में रिंग घुमा दिया, रिंग इसमें भूले, ये रिंग को हम बीच में घुमा भी रहे हैं तो ये एंगल में आप देख रहे हो कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ऐसे करके बात करते हैं, यहाँ से आप देखो ये जो एंगल बन रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और बीच में रिंग घूम भी रहा है। तो मतलब क्या, ये घुमाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि ऊपर का पाम जो है वो भी डीक्यू है, नीचे का पाम भी डीक्यू है, और अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो ये हिस्सा तो अलग अलग डीक्यू बना रहे हैं, लेकिन तब पर भी एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई थीटा इज कांस्टेंट। और जब हम ये डेरिवेशन बना रहे थे, ये फाइनल इक्वेशन जब ला रहे थे, उस केस में मेरा एक्स भी फिक्स था, आर भी था, और ये भी छोटा आर भी था। लेकिन जब हम स्पेशल केसेस पे काम किए, स्पेशल केसेस मींस व्हाट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम अलग अलग जगह कर रहे हैं, ये इसको इधर कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, तो एक्स तो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ ग्राफ बना ई वर्सेस एक्स। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आप शुरुआत का डेरिवेशन में लिख दिए आर भी यानी छोटा आर, बड़ा आर, रेडियस ऑफ रिंग है बड़ा आर, थीटा और एक्स, ये तीनों कांस्टेंट था जब आप ये फार्मूला निकाले। उसके बाद ग्राफ में बोल रहे ई वर्सेस एक्स,
मैंने ग्राफ तो कांस्टेंट वैल्यू पे बनता नहीं, तो हमेशा वेरिएबल्स पे बनता है। तो फिर x एक बार आप कांस्टेंट ले लिए तो फिर वेरिएबल क्यों लिए? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हम डेरिवेशन बना रहे थे तो हम p पॉइंट पे इंटरेस्टेड थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये रिजल्ट मेरा आया था। तब तक तो x ठीक था, लेकिन अब इसमें जब क्वेश्चंस पूछेगा तो कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा x डिस्टेंस दूरी पे। मेरा मान लो x 1 मीटर है तो कोई जरूरी थोड़ी हर आदमी 1 मीटर पे निकाले, कोई 1 सेंटीमीटर पे भी चाहेगा पूछना क्वेश्चन, ठीक है। इसी वजह से जब स्पेशल केसेस का बात आया, जब हम इसको चेंज करने लगे, इस एक्सिस को आगे पीछे करने लगे, तो x तब मेरा जाके वेरिएबल हुआ। उसी के लिए ये वाला ग्राफ है कि जब आप x वेरिएबल करते हो तो, जब आप x वेरिएबल नहीं करते हो तो ये रिजल्ट है। लेकिन इसी रिजल्ट में जब चेंजिंग करते हैं तो स्पेशल केसेस 3 मिला हमको, जब हम x को वेरिएबल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।